हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल द करियर विजन क्लासेस की चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में स्पीडी पब्लिकेशन की जो रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है, जिनमें विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है, जो कि 1992 से 2024 तक के 2082 सेट्स दिए हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस बुक का मुख्य आकर्षण है भारतीय रेल एक परिचय, विश्व भारत का इतिहास, विश्व भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन, समसामयिक घटना चक्र। वही इस बुक में आ गई जनसंख्या 2011 के बारे में, हमारा सौर मंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में भी चर्चा की गई है। इस बुक में एडिशन में भारत में परिवहन, भारत में संचार व्यवस्था, भारतीय उद्योग, भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग, फिल्म जगत, हमारी पृथ्वी, नोबेल पुरस्कार, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी एवं नदियों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, स्पीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है, जो कि एक पूर्णतः संशोधित संस्करण है। तो आगे इस बुक में हम लोग अपना कंटेंट्स देखेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, हमारे पिछले वीडियोस में जो है कंटेंट नंबर 17 तक हमने पूरा कर लिया था, जो कि कंटेंट नंबर 17 में था हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं तक हमने जो है खत्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग कंटेंट नंबर 18, जो कि है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, कंटेंट नंबर 19 में वित्त आयोग, नीति आयोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वही कंटेंट नंबर 20 पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है अपने फर्स्ट कंटेंट नंबर 18, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है अपने कंटेंट नंबर 18, जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के बारे में है, उसमें उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है, यूनियन टेरिटरी या जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उसके बाद इसका गठन जो है 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो श्रीनगर है। एक सेकंड, जैसा कि मैंने बताया, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। वहीं पे इसकी शीतकालीन राजधानी है वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 99.4 लाख है। इसकी राजकीय भाषा उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी एवं अंग्रेजी है। इसके उच्च न्यायालय इसका जो उच्च न्यायालय है वो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई थी। वहीं इसकी सीमाएं जो हैं, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है, और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। वहीं इसके 22 जिले, जिनमें अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बड़गांव, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद है। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 114 है। वहीं पे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और इसमें जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है, मैंने बताया अभी। वहीं पे राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 4 है। सबसे बड़ा, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो जिला है वो किश्तवाड़ है। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो यूनियन टेरिटरी में जो है वहाँ पे
सीएम नहीं होते हैं, तो उसी तरह वहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेशों में या तो उपराज्यपाल होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। वहीं पे अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में कैग है, 15th कैग है ये गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य जिनमें पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश शामिल है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। फिर वही जैसे जम्मू कश्मीर की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है, उसी तरह लद्दाख की सीमा सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से तथा एक राज्य हिमाचल प्रदेश से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वहीं पे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर आगे है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का एक राज्य था। वही इसका जो है विघटन करके 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित और लद्दाख को भी अलग कर दिया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना जो है 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को जो एक विशेष दर्जा के रूप में दिया गया था वो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। ठीक है, वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या 10 है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। जो भी जम्मू कश्मीर राज्य को 370 अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वह जो है 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया। वहीं पे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का एक खुद का संविधान था जिसे 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। आगे हमारा यूनियन टेरिटरी दादर एवं नागर हवेली के बारे में आ गया है। ठीक है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम जो है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है। जैसा कि दादर और नागर हवेली और दमन दीव पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे जिन्हें मिलाकर दादर और नागर हवेली और दमन दीव एक ही कर दिया गया है। इसका स्थापना जो है 26 जनवरी 2020 को हुआ था। इसकी राजधानी दमन है। इसका क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है और वहीं पे इसकी जनसंख्या 5,85,764 है। इस केंद्र शासित प्रदेश में जो है 3 जिले हैं। इनमें लोकसभा सीट 2 है। इसका उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय है। मतलब जो इस केंद्र शासित प्रदेश का जो भी उच्च न्यायालय है वो महाराष्ट्र का बॉम्बे उच्च न्यायालय है। इसके प्रथम प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल थे। इसकी प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती और हिंदी है। द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नज़दीक स्थित है। मतलब द्वीप जो है मुंबई के समीप अरेबियन सी में एक लैंड है। वहीं पे दमन जो है गुजरात के राज्य वलसाड जिले के नज़दीक स्थित है। मतलब दमन और दीव अलग अलग जगहों पे हैं। वहीं पे नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। ठीक है, आगे है दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। दमन और दीव के बीच जो है खंबात की खाड़ी और अरब सागर स्थित है। वहीं पे 1779 में
1979 से 1954 तक जो है, एक सेकेंड, तो इसमें आगे है 1779 से 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा था तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। मतलब दमन, दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन था, इनमें पुर्तगालियों का जो है शासन था तथा 1954 में जो है ये पुर्तगालियों से मुक्त हुए और 11 अगस्त 1961 को इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। ठीक है, 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। अच्छा, ठीक है। और 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 97वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। मतलब 30 मई 1987 तक जो है गोवा भी राज्य के रूप में नहीं था, उसे 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा उसी दिन 57 संविधान में संशोधन करके दादर एवं नागर हवेली को गोवा से अलग कर दिया गया। दमन एवं दीव को गोवा से अलग करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे बना। ठीक है, आगे देखते हैं। दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का विलय। दो केंद्र शासित प्रदेशों दादर एवं नागर हवेली, एक सेकेंड, दो केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया था। मतलब जो भी दादरा और नगर हवेली और दमन दीव के विलय हेतु जो है केंद्र शासित प्रदेश दोनों का विलय हेतु जो विधेयक है वह 2019 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया और यह विधेयक जो है 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से 3 तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। मतलब जब भी यह विधेयक जो है पेश हुआ संसद में तो उसमें जो है लोकसभा से 27 नवंबर 2019 को यह पारित कर दिया गया तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। वहीं 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। मतलब दादरा और नगर हवेली दमन दीव जो है 26 जनवरी 2020 से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर कर आया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। मतलब कम सरकार में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका शासन किया जाए इस केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर, इसका यह मुख्य उद्देश्य था। आगे जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो है ये हो गया। इसमें आगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। वही जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है उसकी राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। मतलब विधानसभा जो है सिर्फ राज्यों में होते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली के अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ वहाँ के अलावा केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में भी जो है विधानसभा है। वही जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले 6 वर्ष का था, 5 वर्षों का हो गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त होंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लद्दाख में विधानसभा नहीं होंगी। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले
उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो लोकसभा की 5 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं, वहीं पे लद्दाख में 1 सीट उपलब्ध कराई है। वही राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के पास 4 सीटें हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में जो है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद का जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मतलब जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अलग देशों से जो साझा करता है उनमें पाकिस्तान शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख बन गया है। ओके, तो हमारे देश में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश अगर उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो लद्दाख है। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है वित्त आयोग के बारे में। यहाँ पर हम अपने कंटेंट नंबर 19 में आ गए हैं, जिनमें सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 280 से जो है वित्त आयोग से संबंधित है। वहीं पर वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। और वहीं पे वित्त आयोग एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है। इसको मानने के लिए सरकारें बाध्य नहीं होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामलों का अच्छा विशेषज्ञ हो। मतलब कि वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक मेन अध्यक्ष को चुना जाता है, वहीं उनके 4 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही सदस्य होगा जो कि राष्ट्रपति जो कि उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं रखता हो और सार्वजनिक मामलों में भी पर्याप्त अनुभव हो। वहीं पर सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति, चलिए ये तो हो गया। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है सरकार और राज्य के बीच करों के वितरण, मतलब जो भी टैक्स आ रहा है देश में उन्हें केंद्र और राज्य के बीच कैसे बांटा जाए, उसे किन किन हिस्सों में दिया जाए, वह तय करना वित्त आयोग का जो है ये है मुख्य कार्य है। वहीं पर वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का कर वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है।
केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग ही है। ठीक है, और केंद्र और राज्यों के बीच जो भी फाइनेंशियल मुद्दों पर विवाद होता है उसके निपटारे भी कौन करते हैं? वित्त आयोग ही करती है, वही एक एजेंसी है। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 1952 से 57 थे। मतलब 1952 से 57 तक जो है वो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे केसी नियोगी। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2000 के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, जो कि अभी RBI के गवर्नर भी हैं, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए। ठीक है, तो जिसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो है एक मुख्य अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों को चुनते हैं। तो उनमें जो 15वें वित्त आयोग थे उसके सदस्य जो है उसके मुख्य सचिव जो है शक्तिकांत दास बने, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 25 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 I के तहत किया जाता है। मतलब राज्य में जो भी वित्त आयोग होगा वह अनुच्छेद 243 I के अंतर्गत होगा। वहीं पर केंद्र में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है पहले इसका नाम जो है योजना आयोग था, जो कि 1950 में बना था, और इसी को जो है उसको भंग करके नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग की जो चर्चा है वो संविधान में नहीं की गई है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता। मतलब नीति आयोग जो है फाइनेंशियल चीज़ों से जो है बंटवारों से काम नहीं करता है। वहीं नीति आयोग का जो है प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर जिसे कहते हैं, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। वहीं पर आगे पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या जो है वो 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। जो भी नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं उनकी संख्या 4 होती है, जिनके नाम जो है प्रधानमंत्री देते हैं। शासी परिषद जिसे गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे, जिसे 2015 में जो है भंग करके नीति आयोग बनाया गया और उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ आगे है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पानगरिया तथा प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। आगे है हमारा योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि वर्ल्ड में सबसे जो है पहली बार पूरे विश्व में जीएसटी कहाँ लागू हुआ था, तो वो फ्रांस में हुआ था। और 1954 में भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है को लागू किया गया था। मतलब भारत में सबसे पहले जो है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। मतलब जब भी संसद में जीएसटी के बारे में मॉडल लाया गया, संविधान संशोधन बिल 2016 में लाया गया, तो उसमें जो है उस समय की जो सरकार थी वो 336 के वोट तथा विपक्ष से कुल 11 वोट पड़े थे जीएसटी को लागू करने के लिए या लाने के लिए। वहीं पे लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। मतलब संसद में जब जीएसटी बिल आया तो लोकसभा द्वारा से 3 अगस्त 2016 को पास कर दिया गया तथा उसके 5 दिनों बाद 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने भी जीएसटी बिल को पास कर दिया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। कोई भी जो है अधिनियम पारित होने के लिए उस पर जो है लास्ट हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति का होता है। तो उस प्रकार राज्यसभा से प्रस्तुत होने के बाद 8 सितंबर 2016 को ही राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। ठीक है, तो भारत में जीएसटी आए इसका सुझाव जो है विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। वहीं पे जीएसटी बिल को सर्वप्रथम जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम है। जो 12 अगस्त 2016 को किया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार सेस को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। वहीं जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं: 5%, 12%, 18% तथा 28%। जीएसटी परिषद की अध्यक्ष जो है वो वित्त मंत्री होती है, जैसे कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, वही अभी जीएसटी परिषद की अध्यक्ष भी होंगी। की स्थापना जो है 12 सितंबर 2016 को की गई। ठीक है, जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को किया गया। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद की गठन किया गया है, परिषद का गठन किया गया है। मतलब जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? 279 के ए क्लॉज में। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है और सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है।
जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। ओके, जीएसटी को जो है 3 भागों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, और वहीं पे सीजीएसटी जो है केंद्र सरकार लगाती है, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, और वहीं पर आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। मतलब शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जितनी भी चीज़ें हैं इन पे जो है सरकार जीएसटी या कर नहीं लगाएगी। जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश, मतलब 161वां देश है। भारत सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ और भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। ठीक है, तो कंटेंट नंबर हमारा 19 भी जो है पूरा हो गया, जिसमें वित्त आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने चर्चा किया, नीति आयोग हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। आगे हम लोग देखते हैं हमारा कंटेंट नंबर 20, जिसमें है पंचायती राज्य व्यवस्था। ओके, तो देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। वहीं पे स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ठीक है, तो ये याद रखना है, लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में ही लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था का सुझाव भी दिया था। और वहीं में भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। मतलब जो भी भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ, किस देश से जो है प्रेरित है, वह पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर या अभी जो है मान लीजिए रशिया से प्रेरित है। पंचायती राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था या इस समिति के द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में ग्रामीण जनता जो भी गांव के जनता है उनके स्तर में वृद्धि के लिए जो है के मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज्य व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो हमारे जो है हमारे संविधान के अनुसूची 7 में जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध है, उसी में जो है 3 सूचियाँ शामिल हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो पंचायती राज्य है वह हमारे राज्य सूची का विषय है। और वहीं पर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। ठीक है, तो हमारे जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो अनुच्छेद 40 है वह कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन करना है। तो इसी वो ग्राम पंचायत का गठन जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 40 के तहत उल्लिखित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसी में जो है 11वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित थी और 12वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित थी। तो उन्हीं में 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची पंचायतों से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश LM सिंघवी समिति 1986 तथा PK थुंगन समिति 1988 ने
की थी। आगे है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों पर है। तो इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के शादनगर विकास खंड में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का क्लॉज क से 9 तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो मैंने वहाँ थोड़ा गलत बोल दिया था। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज्यों की व्यवस्था की गई तथा 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। मैंने पहले बोल दिया था कि 12वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था है तथा 11वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका, जबकि होगा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था तथा 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाएं। वहीं पे 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों कार्य क्षेत्र का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 73वां जो संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज अधिनियम से संबंधित थी वो 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। इस वजह से ही जो है 24 अप्रैल को ही पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, मतलब पंचायती जो चुनाव है सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संरचना त्रिस्तरीय, ठीक है मैंने बताया, त्रिस्तरीय पर जो है पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में भारत में है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन जो है 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ग्राम पंचायत है। वही मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, मतलब जो भी पंचायत के चुनाव में खड़े होना चाहते हैं उनकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का क्लॉज ख के तहत महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की व्यवस्था है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो है सदस्यों की संख्या 10 से अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक जैसे खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। आगे है हमारा ठीक है, पंचायत समिति के ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। जो पंचायत समिति है वह ग्राम पंचायत और जिला के जो है मध्य
संपर्क स्थापित करता है। वहीं पे पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों के प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाते हैं। मतलब पंचायत समिति के प्रमुख अलग अलग राज्यों में या तो प्रमुख, चेयरमैन या प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। वहीं पे ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज्य की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के प्रतिदिन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज्य के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मतलब नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायत नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति ने 1977 में दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर जो है मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PV.K. राय समिति ने 1985 में दिया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर जो है राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। ओहो, पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य पर राज्य विकास परिषद शामिल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तथा आपने कुछ जो भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें कैच किया हो, जिसमें हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स और वित्त आयोग के, नीति आयोग के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कुछ मेन पॉइंट्स, और वहीं पे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, दादर और नागर हवेली और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में भी कुछ पॉइंट्स को देखा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।